तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज से बेसिक इंग्लिश। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक हर वीडियो को देखा कीजिए और सीखा कीजिए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आते हैं वो देखते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बेसिक ग्रामर का डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और लेटर, अल्फ़ाबेट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, ये सब बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। अब इससे बेसिक क्या जाओ, है ना। फिर इसमें पढ़ेंगे क्या एक लेटर एक वर्ड के बराबर हो सकता है, क्या एक वर्ड एक सेंटेंस के बराबर हो सकता है, क्या एक सेंटेंस एक पैराग्राफ के बराबर हो सकता है, पैनग्राम क्या है, THE को कब द पढ़ते हैं और THE को ही कब दी पढ़ते हैं। इतने सारे चीज़ इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग ग्रामर। ग्रामर क्या है? ठीक है, ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स विच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। मतलब व्याकरण नियमों का समूह है जो हमें भाषा समझने में मदद करता है। देखिए, ग्रामर ही एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी लैंग्वेज को परफेक्ट बनाता है। ठीक है, जैसे आप हिंदी अगर परफेक्ट बोलना पढ़ना लिखना चाहते हैं तो आपको हिंदी व्याकरण की नॉलेज होनी चाहिए। अगर संस्कृत आप अच्छे से बोलना पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो आपको संस्कृत व्याकरण की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसी तरह अगर इंग्लिश आप अच्छी तरह से बोलना पढ़ना और लिखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश ग्रामर की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ग्रामर हमें सिखाता है कि कैसे हम उस भाषा को बोलें, पढ़ें और लिखें। ठीक है, तो स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। ग्रामर क्या है? उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे ग्रामर क्यों पढ़ा जाता है और क्या है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप में हम लोग पढ़ते हैं कि लेटर। अब लेटर क्या है? ठीक है, तो a letter is the part of alphabet which helps to make a new word। अक्षर वर्णमाला का वह भाग है जो एक नया शब्द बनाने में मदद करता है। ठीक है, बहुत लोग से पूछा जाता है कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो लोग फटाक से जवाब देते हैं कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, जो कि गलत है। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट एक ही होता है और उस ग्रुप में 26 लेटर होते हैं जिसको हम ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? लेटर्स हैं, ना कि अल्फ़ाबेट। समझ गए? तो लेटर्स किसे कहते हैं? जो A से Z तक होता है उसे हम लेटर कहते हैं। क्लियर? इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं? तो 26। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट। तो अब हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट क्या है। हालांकि जानते ही हैं, अल्फ़ाबेट एक ग्रुप का नाम होता है जिस ग्रुप में 26 लेटर होते हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आया? अल्फ़ाबेट एक ग्रुप का नाम होता है जिस ग्रुप में 26 लेटर होते हैं। तो अल्फ़ाबेट क्या है? तो the alphabet is the set of letters in a fixed order which is used for writing the words of a language। मतलब वर्णमाला एक निश्चित क्रम में अक्षरों का समूह है जिसका उपयोग किसी भाषा के शब्दों को लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे शॉर्टकट में समझते हैं कि जितने लेटर है ना A से Z तक, ठीक है, इसको एक ग्रुप में रख दिया जाता है। इस ग्रुप को ही क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो कोई पूछे आपसे कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो आप बोलिएगा एक होता है और इसमें लेटर्स 26 होते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं हम।
आगे पढ़ते हैं हम वॉवेल। तो आप सब जानते हैं कि वॉवेल 5 होते हैं, ठीक है। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ग्रुप विच आर स्पोकन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर आर कॉल्ड वॉवेल्स, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला समूह के जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोला जाता हो उसे स्वर कहते हैं, यानी कि वॉवेल्स कहते हैं, ठीक है। चलिए इस बाउंड्री में का जो भी लेटर है उसको देखते हैं, A-E-I-O-U, ठीक है। अब ये जो लेटर है इनको आप जब बोलिएगा तो ये किसी दूसरे लेटर के हेल्प नहीं लेते हैं। जैसे बोलिए आप ए, देखिए स्टार्ट में ए से शुरू हो रहा है, एन भी ए से ही कर रहा है, E-I-O-U, ठीक है। जैसे आप ये बोल रहे हैं A-E-I-O-U, ये किसी और लेटर का हेल्प नहीं ले रहे हैं। जैसे आप बोलिए ए, तो ए स्टार्टिंग में ए आ रहा है, लास्ट में भी ए ही आ रहा है। बट यहाँ पर बोलिए आप बी, तब बी, तो देखिए बी में पहले ब आ रहा है, लास्ट ई से कर रहा है, देखिए बी, ई आ रहा है ना लास्ट में, ठीक है। उसी तरह वॉवेल किसे कहते हैं, जो जिसको बोलने में दूसरे किसी लेटर का यूज ना हो उसे कहते हैं वॉवेल्स। क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग सीखेंगे कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट में क्या होता है, चलिए डिफाइन करते हैं। द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ग्रुप विच आर स्पोकन विथ हेल्प ऑफ वॉवेल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला समूह के जो अक्षर वॉवेल्स के सहायता से बोला जाता हो उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि वॉवेल्स जब हम बोलते हैं तो उसमें किसी दूसरा लेटर नहीं आता है, बट कॉन्सोनेंट जब भी हम प्रोनाउंस करेंगे तो देखिए बी, बोलिए बी, तब बी में ब आ रहा है, उसके साथ ई आ रहा है, देखिए बी, है ना। उसी तरह सी, तो सी में स आ रहा है स्टार्टिंग में, और लास्ट किससे कर रहा है, ई से, है ना। तो दो इसमें वॉवेल मिलकर बोला जा रहा है ना। जैसे देखिए डी, तो डी में ड आ रहा है बट ई से लास्ट कर रहा है, डी, ठीक है। उसी तरह जो कॉन्सोनेंट है वो कितने होते हैं, 21, क्योंकि 5 तो इसमें से वॉवेल निकल गया, है ना। तो 21 होते हैं। और शॉर्टकट में समझा जाए तो कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो जो लेटर किसी वॉवेल के हेल्प से बोला जाए उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ड। वर्ड मतलब शब्द, सब लोग जानते हैं। तो वर्ड किसे कहते हैं, तो देखिए अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ अ परफेक्ट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों का वह समूह जिसका एक सटीक अर्थ होता है शब्द कहलाता है। यानी कि अक्षर यानी कि लेटर को ऐसे अरेंज करो, है ना, जिसका कुछ मतलब निकले, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। जैसे EAT, ईट मतलब क्या होता है, खाना, है ना। जैसे होता है वॉच, WATCH, वॉच मतलब देखना, है ना। ब्रिंग, BRING, ब्रिंग मतलब लाना, SPEAK, स्पीक मतलब बोलना। तो इसको अरेंज किया गया है, लेटर्स को अरेंज किया गया है ऐसे जिससे इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो शॉर्टकट में हम समझते हैं कि लेटर को अच्छे तरह से व्यवस्थित करते हैं जिसका कुछ अर्थ निकले उसे वर्ड कहते हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, शब्दों का वह समूह जो हमें एक पूर्ण अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। जैसे बहुत सारे शब्द को यानी कि वर्ड को अरेंज किया जाए, अच्छे तरह से अरेंज किया जाए जिससे एक सटीक मतलब निकले उसका, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। जैसे देखिए, दिस इज़ अ गुड बुक, यह एक अच्छी किताब है। इसमें इस सेंटेंस में देखिए वर्ड कितने हैं, दिस इज अ गुड बुक। इसमें वर्ड हुए 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसको व्यवस्थित किया गया, मैंने अरेंज किया गया अच्छे तरह से, जिसके कारण इसका अर्थ निकला क्या, यह एक अच्छी बुक है। तो आप लोग शॉर्ट में समझ सकते हैं कि शब्दों को अच्छे तरह से व्यवस्थित किया जाए जिसका कुछ मतलब निकले उसे सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे व्हाट इज योर नेम, है ना, तो इसमें बहुत सारे शब्द है,
जिसको अच्छे तरह से अरेंज किया गया और इसका मतलब क्या निकला, आपका नाम क्या है ना। जैसे हैव यू डन योर वर्क, है ना। तो देखिए इसमें भी बहुत सारे वर्ड हैं, बट इसको ऐसे अरेंज किया गया जिसका अर्थ कुछ निकला, क्या आपने अपना काम किया। तो सेंटेंस का मतलब आप लोग समझ गए कि वर्ड को अच्छे तरह से अरेंज किया जाए जिससे कुछ अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस। क्लियर। अब आते हैं हम सेंटेंस के टाइप पढ़ते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, है ना। हालांकि इसमें और होते हैं बट मेन होते हैं 5 काइंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी होता है साधारण वाक्य या घोषणात्मक वाक्य, ठीक है। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसका अर्थ होता है आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य, है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसका हिंदी होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी होता है इच्छा सूचक वाक्य। तो ये 5 होते हैं सेंटेंस के प्रकार। अब हम एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसी को बोला जाता है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस को 2 तरह से प्रेजेंट किया जाता है। जैसे 2 तरह से बोल सकते हैं, एक तो पॉजिटिव बोल सकते हैं या नेगेटिव में, है ना। तो देखिए जैसे पॉजिटिव में अगर हम बोले, कोई सेंटेंस बोले तो बोल सकते हैं ही इज़ अ गुड बॉय, सिंपल सेंटेंस है ना। अब इसी को नेगेटिव करेंगे तो ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, इसमें एक नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल कर दिया गया, जैसे ये नेगेटिव हो गया। क्लियर। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेट्स अ फैक्ट और एन आर्गुमेंट। एक घोषणात्मक वाक्य एक तथ्य या तर्क बताता है और एक विराम के साथ समाप्त होता है, ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ही इज़ अ गुड बॉय, फुल स्टॉप लास्ट में लगा हुआ है, हिंदी में पूर्ण विराम रहेगा, ठीक है। यहाँ हम सेंटेंस का पहला टाइप खत्म किए। अब चलते हैं दूसरे पे, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस is one that asks a direct question and always ends in a question mark। मतलब एक प्रश्नवाचक वाक्य वह होता है जो सीधा प्रश्न पूछता है और हमेशा एक प्रश्न चिन्ह के साथ समाप्त होता है। क्वेश्चन मार्क लास्ट में, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी तरीका अलग अलग होता है। इसको हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल कर तब क्वेश्चन करते हैं, है ना। WH बाहर निकाल कर तब क्वेश्चन करते हैं। जैसे इज ही अ टीचर, क्या वह एक अध्यापक है। इसमें देखिए इज बाहर निकला हुआ है यानी कि हेल्पिंग वर्ब होगा इज। यहाँ पे आर निकला हुआ है, आर यू नॉट अ डॉक्टर, आर यू नॉट अ डॉक्टर, इसमें हेल्पिंग वर्ब आर निकला हुआ है। नेक्स्ट वाई आर यू गोइंग टू आउटसाइड, इसमें देखिए WH वर्ड पहले निकला हुआ है यानी कि वाई। नीचे वाले में वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, इसमें भी WH वर्ड निकला हुआ है वाई। चलिए इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस के अलग अलग पार्ट को हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम सिंपल इंटरोगेटिव से समझते हैं। ये इंटरोगेटिव क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले निकलता है, जैसे इज ही पुअर, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज निकला है पहले, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले तो निकलेगा ही निकलेगा, बीच में इसके नेगेटिव वर्ड होंगे, जैसे नॉट, ठीक है। दूसरा WH इंटरोगेटिव। WH इंटरोगेटिव का मतलब हुआ कि सेंटेंस में क्या क्यों कैसे ये सब आया रहेगा, तो सबसे पहले सेंटेंस में वही सब बाहर निकालेंगे। जैसे वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, इसमें वाई बाहर निकल गया यानी कि सेंटेंस में क्यों शब्द का यूज हुआ है ना। हाउ ओल्ड आर यू, इसमें बाहर हाउ निकल गया यानी कि सेंटेंस में कैसे शब्द का यूज हुआ है ना। व्हेन विल यू कम, यहाँ पे व्हेन निकल गया बाहर यानी कि सेंटेंस में कब शब्द का यूज हुआ है। अब आते हैं WH नेगेटिव, यानी कि WH वर्ड तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, उसके साथ अंदर में
नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल हुआ होगा, जैसे वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। तो देखिए यहाँ पे WHY तो निकला ही, प्लस यहाँ पर नॉट भी लगा हुआ है, इसलिए WH नेगेटिव वर्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में वाई डू यू नॉट टीच हिम। यहाँ पे वाई तो निकला हुआ है बाहर, बट बीच में नॉट शब्द का यूज हुआ है ना, वर्ड का यूज हुआ है, मतलब ये WH नेगेटिव वर्ड है। क्लियर? अब समझते हैं कि WH होता क्या है। ठीक है, तो देखिए WH फैमिली में जो वर्ड, इंग्लिश का जो वर्ड W और H से शुरू होता है उसे WH वर्ड कहते हैं, और ये प्रश्न पूछने के काम आते हैं। ठीक है, जैसे WHY, वाई मतलब क्यों, ये देखो W से शुरू हुआ ना। HOW हाउ, हाउ मतलब कैसे, ये H से शुरू हुआ है। तो जो W और H से शुरू होता है वर्ड और जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं उन्हें WH फैमिली कहते हैं। इन्हें याद कर लीजिएगा, ये काम आएंगे। ठीक है, तो WH फैमिली क्लियर हुआ कि WH वर्ड किसे कहते हैं, जो वर्ड W और H से शुरू हो उसे WH वर्ड कहते हैं। क्लियर? अब चलते हैं हम आगे। सेंटेंस के नेक्स्ट जो टाइप है उसको पढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य, है ना। देखिए इस सेंटेंस में आपको कुछ सेंटेंस ऐसे आएंगे जिससे प्रतीत होगा, जिससे दर्शाया जाएगा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्निंग, है ना, इंस्ट्रक्शन, मतलब आदेश, अनुरोध, सलाह, चेतावनी, निर्देश, ये सब देने का भाव प्रकट होगा। ऐसे वाक्य को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया गया है, क्लीन योर रूम मतलब अपना कमरा साफ करें। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर। ठीक है, प्लीज़ क्लीन योर रूम, कृपया अपना कमरा साफ करें, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है ना। शट अप मतलब चुप रहो, ये क्या दिया जा रहा है, चेतावनी। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। जिस सेंटेंस से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्निंग, इंस्ट्रक्शन का भाव व्यक्त हो उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य, है ना। सेंटेंस विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस। समझ रहे हैं, मतलब कि जिस ऐसे वाक्य जिसका प्रयोग अचानक होने वाली भावनाओं जैसी खुशी, शोक, सदमा, भय आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। मतलब इस सेंटेंस में आप अचानक ही खुशी हो जाते हो, शोक हो जाता है, सदमा लग जाता है, भाव माने ऐसा भय, डर हो जाता है ना। तो ऐसे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं, जैसे वह कितनी सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, है ना। इस सेंटेंस से आपको क्या पता चल रहा है कि आपको मतलब कि खुशी हो रही है, आश्चर्यचकित हो गए आप किस चीज़ को देख के, है ना। तुम कितने मूर्ख लड़के हो, व्हाट अ स्टूपिड बॉय यू आर, है ना। इससे भी देखिए मतलब किसी को आप सदमा लग गया, है ना। उसी तरह से आप इसके लास्ट में जो सेंटेंस होते हैं, इसके लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है ना। जैसे ये जो जितने सेंटेंस यहाँ पर लिखे गए हैं उसके लास्ट में देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है आप समझ लीजिएगा कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, और इस सेंटेंस में आपको क्या व्यक्त करना, क्या व्यक्त किया जाता है, खुशी, शोक, सदमा, भय भावनाओं को अपने रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। बातों से ही पता चल रहा है कि अपने इच्छा को जाहिर करने वाला सेंटेंस। इस सेंटेंस से आपको पता हो जाना चाहिए कि इसमें इच्छाएं जाहिर किया जाता है, जैसे किसी से प्रे किया जाए, है ना, किसी के लिए विश किया जाए, हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, ये सेंटेंस किस में आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। मतलब कि जिस वाक्यों का प्रयोग दूसरों के लिए प्रार्थना, इच्छा, शाप देने के लिए किया जाता है उन्हें इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है। जैसे गॉड ब्लेस यू,
है ना, भगवान आपका भला करे। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस को हम किस में लेते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। समझ गए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अब चलते हैं हम पैराग्राफ यानी कि अनुच्छेद। तो पैराग्राफ क्या होता है। अ पैराग्राफ इज अ डिस्टिंक्ट section of writing converging one topic. A paragraph will usually contain more than one sentence. मतलब एक अनुच्छेद यानी कि एक पैराग्राफ एक विषय को कवर करने वाला लेखन या एक विशिष्ट खंड है। एक पैराग्राफ में आमतौर पे एक से अधिक वाक्य होता है। मतलब शॉर्ट में अगर समझा जाए तो बहुत सारे सेंटेंस मिलकर एक पैराग्राफ का निर्माण करते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे सेंटेंस मिल गए तो एक पैराग्राफ बन गया, समझ गए। जैसे ये यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे सेंटेंस मिल गए तो इसे हम क्या कहेंगे, पैराग्राफ। क्लियर, शॉर्टकट में आप लोग समझ गए ना कि पैराग्राफ किसे कहते हैं। तो बहुत सारे सेंटेंस मिल जाते हैं तो उन्हें पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है। और सेंटेंस का एंडिंग पॉइंट क्या है, फुल स्टॉप, ठीक है, या क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सेंटेंस में जितने हम पार्ट पढ़ाए थे वो किसी भी साइन से एंड कर सकता है, यानी कि लास्ट कर सकता है। और वो बहुत सारे सेंटेंस मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पैराग्राफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देयर लिव्ड अ क्रो इन अ फॉरेस्ट, मतलब होंगे वो पैराग्राफ कहलाता है। चलिए अब हम आते हैं, पढ़ते हैं। क्या एक लेटर एक वर्ड के रूप में हो सकता है, यानी कि क्या एक लेटर एक वर्ड के बराबर हो सकता है। तो जी बिल्कुल हो सकता है। अब जैसे मैंने अभी पहले बोला था कि लेटर तो ए से जेड तक होते हैं, और वर्ड तो बहुत सारे लेटर मिलकर बनता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक लेटर एक वर्ड कैसे हो सकता है ना। तो चलिए उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ पे राम इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पे राम जो है एक वर्ड है, क्योंकि बहुत सारे लेटर से मिलकर बना है। इज भी एक वर्ड है, गुड भी एक वर्ड है, बॉय भी एक वर्ड है, बट ए भी एक वर्ड है अपने आप में, क्योंकि ए मतलब एक होता है। मैंने बोला था कि वैसा लेटर का अरेंजमेंट जिसका कुछ अर्थ हो, है ना। लेटर का अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका कुछ अर्थ हो। तो वो चाहे 10 लेटर मिलकर कुछ अर्थ हो या एक अकेला लेटर का ही कुछ अर्थ हो, वो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे ए एक वर्ड भी है और एक लेटर भी है, ठीक है। तो क्योंकि ए तो एक हो गया लेटर, है ना, अल्फ़ाबेट ग्रुप का एक लेटर हो गया ए, और ए का मतलब एक होता है, इस वजह से ए एक वर्ड भी हो गया। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि एक लेटर एक वर्ड के बराबर हो सकता है। क्लियर। चलिए ये छोटा पॉइंट था, बहुत सारी इसमें कुछ था नहीं, बट आप गौर से समझिए। तो डिफाइन जैसे किया गया था कि लेटर क्या होता है और वर्ड क्या होता है, उसके अनुसार अगर लेटर एक वर्ड के बराबर होता है कि नहीं, ये क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, है ना। सडनली किसी से पूछ दिया जाए तो उसके माइंड में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको क्लियर किया। हालांकि और भी हैं ऐसे चीज़ें, जैसे क्या एक लेटर एक वर्ड के बराबर हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे ए एक लेटर भी है और एक वर्ड भी है। लेटर इसलिए है क्योंकि ये अल्फ़ाबेट ग्रुप का एक मेंबर है ना, सदस्य है। और वर्ड इसलिए है क्योंकि ए का अर्थ होता है एक। ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा, क्या एक वर्ड एक सेंटेंस के बराबर हो सकता है। मैंने वर्ड में बताया था कि बहुत सारे लेटर मिलके, एक या एक से अधिक लेटर मिलके वर्ड बनाते हैं, और एक या एक से ज़्यादा वर्ड मिलके सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं, क्या एक वर्ड एक सेंटेंस के बराबर हो सकता है। तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे देखिए एक कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है, उसने पूछा हैव यू अ पेंसिल, क्या आपके पास पेंसिल है।
बी ने जवाब दिया नो, मतलब नहीं। यहाँ पे नो एक वर्ड तो है क्योंकि 2 लेटर से मिलकर बना हुआ है, बट ये जो ए जो भी सवाल किया है उसका जवाब एक वर्ड में उन्होंने दे दिया, तो ये वर्ड अपने आप में एक सेंटेंस है। ठीक है, जैसे आप लोग वो एक मूवी का भी डायलॉग है ना कि नो मीन्स नो, नो अपने आप में एक वर्ड नहीं, एक सेंटेंस है। समझ गए? तो चलिए ये पार्ट भी हमारा क्लियर हुआ। अब चलते हैं, क्या एक सेंटेंस एक पैराग्राफ के बराबर हो सकता है? तो अभी बताया था मैंने सेंटेंस कि वर्डों को, वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, और पैराग्राफ को बोला था कि बहुत सारे सेंटेंस मिलकर एक पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या एक सेंटेंस एक पैराग्राफ के बराबर हो सकता है। तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बट सेंटेंस पैराग्राफ, देखिए बहुत सारे सेंटेंस मिलकर तब ना पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ सेंटेंस एंड कैसे करता है? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, है ना, इन्हीं सब से करता है। जब ये फुल स्टॉप कहीं लगेगा ही नहीं और सेंटेंस बढ़ता ही रहेगा तो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो एक सेंटेंस पैराग्राफ के जैसा दिखने लगे, तो ये एक अपने आप में एक सेंटेंस होते हुए भी अपने आप में एक पैराग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एक सेंटेंस लेते हैं। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, इसमें कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे प्रेम इज़ अ नाइस पर्सन, ही हेल्प्स मी इन नीड, ही प्लेज फुटबॉल। इसमें ये पूरे सेंटेंस, इसमें 3 सेंटेंस है। पहली बात, ये सेंटेंस कितने हैं? 3 सेंटेंस है। एक चीज़ क्लियर हुआ? ओके। पैराग्राफ कितने हैं? तो ये पूरे सेंटेंस, 3 सेंटेंस मिलकर एक क्या बना है? पैराग्राफ बना है, तो एक पैराग्राफ हुआ। वर्ड कितने हैं? तो वर्ड इसमें 13 है, गिन लीजिएगा, है ना। और इसमें लेटर्स कितने हैं? तो लेटर्स 47 है। क्लियर? अब सीखते हैं हम कि पैनग्राम क्या है। तो देखिए, अ सेंटेंस कंटेनिंग एवरी लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड पैनग्राम। मतलब जिस वाक्य में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का समावेश हो उसे पैनग्राम कहते हैं। मतलब एक ऐसा वाक्य जिसमें ए से जेड तक अक्षर आ जाए, है ना। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ए टू जेड तक के सारे लेटर्स हों उसे क्या कहते हैं? पैनग्राम। ठीक है, पैनग्राम। जैसे एक बनाते हैं, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, बीइंग अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, है ना। एक तेज भूरी लोमड़ी आलसी कुत्ते के ऊपर से कूद जाती है। अब इसमें आप देखिए, अब इसमें देखिएगा तो ए से जेड तक के सारे लेटर्स होंगे, आप देख लीजिए, काउंट कर लीजिए। ठीक है, तो ए से जेड तक के सारे लेटर एक सेंटेंस में अगर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? हम पैनग्राम कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, पढ़ते हैं कि THE को कब द पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब THE कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आए तो THE को द पढ़ते हैं। ध्यान देना, कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड और कॉन्सोनेंट में अंतर होता है। ठीक है, जैसे क से गया तक, क से गया तक के उच्चारण में अगर वो वर्ड आता है तो उसके पहले THE जब लगेगा तो उसको द पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिया हूँ। जैसे TABLE क्या हुआ? टेबल। इसका उच्चारण क्या हुआ? टेबल। तो ट से उच्चारण हो रहा है ना, टेबल, ट आ रहा है, तो इसके पहले THE जो लगा हुआ है उसको पढ़ेंगे द टेबल। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे बुक, BOOK, बुक, तब ब आ रहा है, स्टार्टिंग में बुक बोलने पर ब आ रहा है ना साउंड, तो इससे पहले अगर THE द लग रहा है तो इसे द पढ़ेंगे। क्लियर? जैसे टीचर, TEACHER, टीचर, तो ट आ रहा है, साउंड में ट आ रहा है,
तो टीचर से पहले अगर THE लगा हुआ है तो उसे हम द पढ़ेंगे। क्लियर। अब हम चलेंगे और पढ़ेंगे कि THE को कब दी पढ़ते हैं। तो देखिए, जब THE वॉवेल साउंड से पहले आए तो उस THE को दी पढ़ते हैं। जैसे देखिए एलिफेंट, यहाँ पे एलिफेंट में ए आ रहा है, एलिफेंट में साउंड देखिए ए आ रहा है ना, एलिफेंट ई से शुरू हो रहा है। देखिए आप लोग समझिए कि साउंड, मैंने बोला कि साउंड आना चाहिए, तो साउंड एलिफेंट को ई तो लेटर हुआ ना, यहाँ पे ई से स्टार्ट हो रहा है, बट बोला कैसे जा रहा है, इसका उच्चारण क्या है, तो एलिफेंट ए से शुरू हो रहा है। तो ए किस में आ रहा है, ए साउंड क्या है, वॉवेल साउंड है ना, वॉवेल का साउंड है, तो इसलिए THE इससे पहले लगेगा तो उसको दी एलिफेंट पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं MLA। आप इसका उच्चारण पढ़िए, यहाँ पर देखने के लिए M है बट उच्चारण पढ़िएगा, उच्चारण जब बोलिएगा M A से स्टार्ट हो रहा है। देखिए MLA, तो M A से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पर THE जो लगा हुआ है उसको दी पढ़ेंगे, यानी कि दी MLA। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ऑनेस्ट बॉय, तो H लिखा हुआ है बट इसका उच्चारण क्या है, ऑनेस्ट, आ रहा है ना, ऑनेस्ट, इसलिए THE को दी ऑनेस्ट बॉय पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे लेटर से मतलब नहीं होता है, यहाँ पे उच्चारण से मतलब होता है, प्रोनाउंसिएशन से मतलब होता है, साउंड से मतलब होता है। ठीक है। नेक्स्ट एरोप्लेन, तो एरोप्लेन ए आ रहा है ना, तो इससे पहले जो THE लगा हुआ है उसको दी पढ़ेंगे, यानी कि दी एरोप्लेन। क्लियर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। हालांकि ये बहुत छोटी चीज़ है, ये सब लोगों को आता होगा, बट फिर भी इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो किसी को नहीं भी आता होगा, तो मैंने एक कोशिश किया है बेसिक से बिल्कुल समझाने के लिए। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो और इसे डाउनलोड कर सकते हो।